नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत एक बड़ी और अहम खबर से करते हैं। जेपी नड्डा ने नई टीम का ऐलान कर दिया है, यानी बीजेपी के राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो गया है। और देखिए, हम आपको नाम भी बता रहे हैं। राधा मोहन सिंह, रघुवर दास को संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है, जगह मिली है संगठन में। राधा मोहन सिंह बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास को भी बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। और एक अहम नाम झारखंड से अन्नपूर्णा देवी, जी अन्नपूर्णा देवी को भी बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। ये बड़ी जगह उनको मिली है। समीर उरांव, झारखंड के समीर उरांव राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। संजय मयूख मीडिया के सह प्रभारी बनाए गए हैं। और शहनवाज हुसैन को बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। राजीव प्रताप रूडी को भी बीजेपी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। गुरु प्रकाश बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया। देखिए, तमाम नाम हम आपको बता रहे हैं। इन लोगों को बीजेपी ने राष्ट्रीय संगठन में अपनी जगह दी है। और अब बात गुप्तेश्वर पांडे की। जी हां, पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बक्सर से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, गुप्तेश्वर पांडे आज जेडीयू ऑफिस में नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे। हालांकि उन्होंने कहा कि उनके चुनाव लड़ने की कोई मंशा नहीं है, वो सिर्फ नीतीश कुमार से मुलाकात करने और उन्हें धन्यवाद करने पहुंचे थे। पार्टी कार्यालय है, क्या मकसद था? धन्यवाद देने आया था, उन्होंने इतना अच्छे से काम करने का मौका दिया। कोई राजनीतिक बातचीत नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन किया। आप चाहते तो सीएम आवाज पर भी नहीं रखते थे, लेकिन पार्टी विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बिहार के सियासी दलों में सीट शेयरिंग का मुद्दा अब जोर पकड़ने लगा है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला करीब करीब फिक्स हो चुका है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने अपने कोटे की सीटें तय कर ली और प्रदेश स्तर के नेताओं से फीडबैक लेने के बाद बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव दिल्ली चले गए हैं। बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर जेडीयू से अदला बदली को लेकर पेंच फंसा है और इसे जल्द ही मिल बैठकर सुलझा लिया जाएगा। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं के साथ ही जेडीयू नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से अलग से बातचीत करेंगे और 2 से 3 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो देखिए, विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही अब सीट शेयरिंग पर भी बात हो चली है। बीजेपी को लेकर कहा जा रहा है कि एनडीए में बीजेपी ने अपनी सीट जो है वो तय कर ली है। प्रदेश स्तर के नेताओं से फीडबैक लेने के बाद बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव दिल्ली लौट चुके हैं और बताया जा रहा है कि कुछ सीटों पर जेडीयू के साथ बीजेपी की अदला बदली हो सकती है और इसे जल्द बैठकर सुलझा लिया जाएगा। वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो हैं दिल्ली में एनडीए की सीट शेयरिंग को लेकर अहम बैठक करेंगे और इस बैठक में जेडीयू नेता ललन सिंह और आरसीपी सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं या फिर बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो चिराग पासवान से अलग से बातचीत भी करेंगे, यानी 2 से 3 दिनों में सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। तो देखिए, बिहार विधानसभा की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही सीट शेयरिंग को लेकर अब बातचीत लगभग सब जगह शुरू हो गई है। अगर हम एनडीए की बात करें तो सीट शेयरिंग का मुद्दा एनडीए में लगभग फिक्स हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि बीजेपी ने अपने कोटे की जो सीटें हैं वो तय कर ली हैं। कुछ सीटों पर जेडीयू के साथ अदला बदली हो सकती है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर आरजेडी नेता मनोज झा ने साफ कर दिया कि 3 से 4 दिनों में स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। गठबंधन एक जमीन पे बन जाता है, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज उस जमीन के बने गठबंधन को एक कॉन्टूर देके, एक शेप दे करके लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती हैं। इंतजार करिए, 72 से 96 घंटे के अंदर हमारी सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और देखिए, खबरों में आप बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं जीतन राम मांझी की। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी को एनडीए में आने का फायदा मिलने लगा है। मांझी को अब Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। पहले मांझी को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिलती थी। जीतन राम मांझी बिहार में रामविलास पासवान से ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहेंगे। एलजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को Z कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। बिहार में मांझी के अलावा आरजेडी नेता और पूर्व सीएम लालू यादव और राबड़ी देवी को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा मिली है। इसके अलावा राज्यपाल और सीएम को Z+ और एडवांस सिक्योरिटी लाइजिन प्रोटेक्टी की सुरक्षा जो है वो मिली है। इधर मांझी के Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दिए जाने पर सियासत भी शुरू हुई है। आरजेडी का कहना है कि रामविलास पासवान को नीचा दिखाने के लिए मांझी की सुरक्षा बढ़ाई गई है।
जबकि हमने इस फैसले का स्वागत किया है। पहला यह सवाल है कि Z+ की सुरक्षा जो मिली है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को, और Z+ उनके पास नहीं है रामविलास पासवान जी का, तो हमको लगता है कहीं न कहीं रामविलास पासवान जी को नीचा दिखाने के लिए कोई खुन्नस नहीं है रामविलास जी से। कल मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि रामविलास जी से बहुत अच्छे और पुराने संबंध हैं। खुन्नस की कहां से बात आ गई? जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री है, रामविलास जी पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। सुरक्षा घटाने का तो सवाल ही नहीं उठता है। जीतन राम मांझी दलित समाज के एक बड़े चेहरे हैं। उन्होंने जिन क्षेत्र से चुनाव जीता है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, और मुख्यमंत्री रहते हुए जीतन राम मांझी जी ने बिहार के विकास के लिए और कई एक ऐसे मामलों को लेकर के जो काम किए, उससे बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों के रडार पे रहे हैं। अब आज उन्हें पुनः Z+ सिक्योरिटी जो मिली है, उसके लिए हम बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देते हैं। उधर चुनाव को लेकर उसके तारीखों की घोषणा के बाद जेडीयू ऑफिस में हलचल बढ़ गई है। सीधे चलते हैं अपने सहयोगी आनंद अमृतराज के पास, जो इस वक्त जेडीयू दफ्तर के बाहर मौजूद है। आनंद, हम आपसे जानना चाहेंगे, 3 दिन तो मुख्यमंत्री ने यहां बैठकर अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत की, अब भी भीड़ है, क्या इंतजार है मुख्यमंत्री पहुंचेंगे या फिर संगठन के बड़े नेता, पार्टी के बड़े नेता? देखिए अनूप, अब से लगभग 3 घंटा पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम जेडीयू दफ्तर की तस्वीर आपको दिखाते हैं। जेडीयू दफ्तर की तस्वीर देखिए, और जो आपको कमरा दिखाई पड़ रहा होगा कर्पूरी सभागार, ठीक उसी के अंदर नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, जिसमें विजय चौधरी, नीतीश कुमार और अशोक चौधरी, ये 3 बड़े नेता हैं जो अंदर बैठे हुए हैं, और बाहर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और कई सारे लोग अंदर भी बैठे हुए हैं। हम एक तस्वीर आपको और दिखाने की कोशिश करें कि ठीक दाहिनी ओर एक और कमरा है, जहां पे आरसीपी सिंह, जो जेडीयू के दूसरे नंबर के बड़े नेता माने जाते हैं, जो नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं, जिनके बारे में लेकर कई तरह की चर्चा थे, लेकिन आज आरसीपी सिंह भी पहुंचे हैं और वो भी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। यानी कि अब सीट को लेकर हो या फिर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की बारी हो, जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दोनों ने मोर्चा संभाल लिया। और इस वक्त जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं वो जेडीयू कार्यालय की तस्वीर है, जहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं, विधायक, पूर्व विधायक, अभी कुछ देर पहले कृष्णनंदन वर्मा जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। यानी कि जिन्हें भी टिकट लेना है, इस बार मुख्यमंत्री ने उन तमाम लोगों को कर्पूरी सभागार जेडीयू कार्यालय में बुलाया है और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं। उसके बाद टिकट को लेकर क्या कुछ हरी झंडी दिखाना है, किसका टिकट काटना है, तमाम तरह की जानकारियां और इशारा एक तरीके से बोले तो इसी कार्यालय से दिया जा रहा है। तो ये जो कर्पूरी सभागार है, इस बार नीतीश कुमार के लिए रणनीति का केंद्र बन गया है। जेडीयू के जो भी नेता हो, जिन्हें टिकट लेना है, जिन्हें चुनाव लड़ना है या फिर जिन्हें टिकट से मना करना, उन तमाम लोगों को इसी कर्पूरी सभागार में बुलाया जा रहा है। और अभी भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पर पहुंचे थे और 3 घंटा से लगातार कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आनंद, ये लगातार 5वां दिन है जब मुख्यमंत्री खुद यहाँ पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है पूरी तरह से चुनावी मोड में है और लगातार लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं। कोई बड़ा नाम जो मिलने पहुंचा हो, कोई जानकारी मिल पाई? जैसे गुप्तेश्वर पांडे पहुंचे थे, और भी कोई बड़े लोग, बड़े नाम लोग? देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार सरकार के कई मंत्री हैं, संतोष निराला हो, कृष्णनंदन वर्मा हो, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप इशारा समझिए कि नीतीश कुमार ने अगर उन तमाम लोगों को पार्टी कार्यालय में बुलाया, पार्टी दफ्तर में बुलाया, इस बार टिकट को लेकर कोई भी ये नहीं रहे कि उन्हें टिकट मिल नहीं जा रहा है। तमाम लोगों को नीतीश कुमार बुला रहे हैं और उनसे फीडबैक ले रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उनके क्षेत्र में क्या है, आपको टिकट दिया जाए या नहीं दिया जाए, वो अपनी तरफ से क्या दलील दे रहे हैं। ये भी बेहद दिलचस्प जानकारी मिल रही है कि नीतीश कुमार तमाम लोगों से बोल रहे हैं कि इस बार अगर आपको टिकट मिलेगा तो क्या होगा, आपको टिकट क्यों दिया जाए, और उनकी जो बातें सामने आ रही है वो बेहद इंटरेस्टिंग है। कई लोगों से नीतीश कुमार पूछ रहे हैं कि आपके बारे में जानकारी, ये भी मिल रही है कि बहुत नाराज है लोग अपने बारे में सफाई दे रहे हैं। तो तरह तरह की बातें हो रही है। कई उम्मीदवारों के सामने दूसरे जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए, उन्होंने उसका भी यानी तय है कि इस बार जिसे भी टिकट मिलेगा, चाहे विधायक हो, पूर्व विधायक हो या फिर कार्यकर्ता, बिल्कुल ठोक बजाकर पूरी तरह से तसल्ली होने के बाद ही नीतीश कुमार टिकट फाइनल करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी विधायक संजय सरावगी का एयर टिकट बिना बताए रद्द हो गया। विधायक ने 8 नवंबर को दरभंगा से दिल्ली का टिकट स्पाइस जेट से बुक कराया था और साथ ही अपने टिकट को सोशल मीडिया पर डालकर खुशी भी जताई। लेकिन विधायक जी की खुशी उस वक्त काफूर हो गई
जब स्पाइस जेट ने उनके टिकट को कैंसिल कर दिया। नाराज विधायक का कहना है कि जब मैंने टिकट रद्द ही नहीं करवाया तो टिकट आखिर कैंसिल कैसे हो गई। वहीं उन्होंने इस धोखेधड़ी को लेकर नगर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही स्पाइस जेट से लिखित शिकायत दर्ज कराई है। 8 नवंबर से दरभंगा से शुरू होने वाली उड़ान सेवा से पहले ही गड़बड़ झाला देखने को मिल रहा है। टिकट कैंसिल कराया नहीं और टिकट कैंसिल हो गया। मैंने इसका विधिवत कंप्लेन जो उड़ान एजेंसी है उसको भी जो है मैंने किया, मेल उनको भी डाला कि ये तो एकदम गलत बात है, क्यों मेरा टिकट कैंसिल कर दिया गया। मैंने पैसा डाल दिया और कोई आदमी भी, बहुत सारे लोगों ने, क्योंकि प्रसन्न बहुत मिथिला पूरे मिथिला में प्रसन्नता है, पूरा देश विदेश में रहने वाले मिथिला के लोगों में, पर सब लोगों ने अपना अपना टिकट जो है सोशल साइट पे डाला और मैंने भी डाला। मेरा टिकट कैंसिल हो गया, मैंने थाना में भी लिख के दिया है। और बाढ़ एक बार फिर परेशानी बन गई। जी हां, सीतामढ़ी और शिवहर जिले में एक बार फिर बाढ़ ने दस्तक दी है। बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसकी वजह से कई मुख्य सड़कों पर आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया है। शिवहर सीतामढ़ी मार्ग और सीतामढ़ी सुरसंड NH 104 पर कई जगहों पर बाढ़ के पानी का तेज बहाव है। इन सड़कों पर आम लोग किसी तरीके से अपनी यात्रा पूरी करने को मजबूर हैं। लोग जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर और पैदल किसी तरीके से अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं। बागमती नदी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। अररिया के सिकटी में नूना नदी का कहर जारी है। पडरिया के 1 दर्जन झोपड़ी नदी में समा चुके हैं। नदी रास्ता बदलकर गांव में घुस चुकी है। गांव में बनी दुकानें और स्कूल भी नदी में समाते जा रहे हैं। सिकटी के दहगामा, पडरिया, कचना और कठवा में हालात सबसे ज्यादा खराब है। दुकान और मकान के साथ ही खेती भी बर्बाद हो गई। मदद नहीं पहुंचने से लोग यहां बेहद नाराज हैं। इधर नवादा में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से सटे मोहिद्दीन गांव में नदी की तेज धार से सड़क कट गई। सड़क कटने के बाद 20 से ज्यादा गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से कट गया है। मोहिद्दीन कुंजेल सड़क कट जाने के बाद लोग बेबस हैं। ग्रामीणों ने निर्माण कंपनी पर घटिया सामान के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। तो पुलवे दहा दिया। अब बात बेतिया की, तो बेतिया में भी लगातार बारिश के बाद यहां नदियां उफान पर हैं। जिले के 6 से ज्यादा प्रखंड के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। बारिश की वजह से जिला मुख्यालय झील में तब्दील हो गया है। लोग जलजमाव की समस्या से परेशान है। कई मोहल्लों में घुटने तक पानी भरा है। लोगों का जीना और जीवन जो यहां नरकीय बन गया है। पश्चिम चंपारण जिले में पानी का कहर जो है वो लगातार जारी है। पानी के कहर से लोग जो है पश्चिम चंपारण जिले को करार हैं। आप देख सकते हैं कि मैं अभी ये वार्ड नंबर 2 और 3 का इलाका है। पूरा शहर जो है वो जलमग्न हो चुका है। आप देख सकते हैं इधर से जितने भी रास्ते हैं उसमें पानी जो है वो घुटने तक पानी भर चुका है। इधर से निकलने का जितना भी रास्ता होता है वो पानी से पूरी तरह लबालब हो चुका है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे और लोग जो हैं वो पूरी तरह परेशान हैं, अपने घरों में कैद हो गए हैं। जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण यहाँ भी जल जमाव की भारी परेशानी और भारी समस्या का सामना लोग कर रहे हैं। ऐसे में अब ये देखना होगा, अभी 1 दिन का समय और बचा है जब मौसम विभाग का अलर्ट जारी किया गया है। तो इस परिस्थिति में अभी इनकी परेशानी जो है वो कम होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा। इनकी परेशानी में और इजाफा ही हो सकता है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। लगातार बारिश के बाद दरभंगा शहर दरिया बन चुका है। सरकारी अस्पताल DMCH पूरी तरह से झील में बदल चुका है। अस्पताल परिसर में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। लोग घुटने पर पानी के बीच आने जाने को मजबूर हैं। वहीं शहर के मुख्य बाजार लहरिया सराय बाजार में भी पानी लगा हुआ है। दुकानों में पानी घुसने के बाद ज्यादातर दुकानें बंद पड़ी हैं। सड़कों पर घुटने तक पानी है। वहीं जलजमाव के बाद लोगों का गुस्सा नगर निगम और प्रशासन पर फूट रहा है। इधर किशनगंज के लौचा पंचायत में भारी कटाव की समस्या है। हालत यह है कि दर्जनों घर नदी में समा चुके हैं। लोग अपना आशियाना तोड़कर सामान ट्रैक्टर पर लेकर जा रहे हैं। इलाके में 72 घंटे की बारिश का अलर्ट है। प्रशासन की तरफ से मदद नहीं मिलने से लोग काफी नाराज हैं। यहां मुजफ्फरपुर में भी ऐसा ही हालात है। यहां भी जलजमाव ने लोगों को परेशान कर रखा है। मुख्य सड़क से लेकर गली मोहल्ले में जलजमाव से शहरवासी परेशान हैं। हमारे सहयोगी प्रवीण ठाकुर ने माड़ीपुर चौक मुख्य सड़क के जलजमाव का जायजा लिया।
स्मार्ट सिटी में चयनित मुजफ्फरपुर शहर की जो सूरत है वो बदसूरत इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह फेल है। आप ये देखिए, ये बटलर चौक के बाहर का हिस्सा है, मुख्य सड़क है, और देखिए किस प्रकार इस बटलर मारीपुर रोड में जो जलजमाव है वो कितनी भयावह स्थिति है। तकरीबन 200 से 250 मीटर की दूरी में इसी प्रकार जो जलजमाव है, और लोग देखिए जो दोपहिए वाहन वाले हैं वो पैर ऊपर करके जा रहे हैं। और जो बगल का इलाका है लीची बागान रेलवे कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी में इसी प्रकार नाले का पानी, बारिश का पानी, सड़क पर जमा पानी एक समान होता है, और इसी प्रकार गंदे पानी के बीच लोग मुख्य सड़कों पर यातायात करते हैं। नाले की सफाई हो पाती है कि नहीं? नाले की सफाई हुई है? नाले की सफाई होती है लेकिन फिर उसी में चल जाता है, उस पर निगरानी बहुत कम है। और नाला का पानी निकास बाहर होना चाहिए, डाउनिंग होना चाहिए, तब तो पानी बाहर जाएगी। पानी बाहर नहीं जा पाती है, सब इसी में लगे रह जाती है। उससे लोग गड्ढे, ये पानी से रास्ता टूट जाता है। रास्ता टूटने के बाद में लोगों को पानी में अंदाज नहीं चल पाते हैं। शहर का सर पूरा बुरा हाल है, पानी पूरा लग रहा है, क्या करेंगे। बहुत परेशानी हो रही है, रहने सहने आने जाने सब में परेशानी हो रही है। जो शहर की समस्या है जलजमाव की वजह से नासूर बनी हुई है। शहर के कई ऐसे इलाके हैं जहां जलजमाव से लोग परेशान रहते हैं, लेकिन स्मार्ट सिटी में 3.5 साल पहले मुजफ्फरपुर शहर शामिल हुआ, लेकिन एक भी योजना धरातल पर नहीं उतरी। यही वजह है कि जो ड्रेनेज सीवरेज सिस्टम है, जो सम्प हाउस का निर्माण होना है वो नहीं हो पाया, और कई इलाकों में लोग जलजमाव से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। पटना एम्स के पास NH98 पर दोनों तरफ बड़े बड़े गड्ढों ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालत यह है कि राहगीर गड्ढों में गिर रहे हैं, वहीं गड्ढों में गाड़ियां भी फंसकर खराब हो रही हैं। गाड़ियों के फंसने से लंबा जाम लग रहा है। एम्स पहुंचने वाले मरीजों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं। तस्वीरों में आप खुद देखिए, फंसे हुए कार और ट्रक को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कैसे लोग यहां फंस रहे हैं और ये रोड कितना खतरनाक है। सड़क के बने 2 साल भी इसे नहीं हुआ है और ये एम्स का रोड जो है खराब हो चुका है। समस्या यहाँ हमेशा की तरह यही जाम लगता है, गाड़ी फंसता है। देख ही रहे हैं आप यहाँ पे क्या स्थिति बना हुआ है। इस पे किसी को कोई ध्यान नहीं है। गड्ढा है, किसी पानी लग जाता है, पानी निकासी का कोई जगह है नहीं। क्या परेशानी हुई? अरे परेशानी क्या हुई है, जा रहे थे, थोड़ा ध्यान नहीं दिया, सोचे कि निकल जाएगा, फंस गए। गाड़ी फंस गया। कितना गड्ढा है? गड्ढा तो बहुत है, आधा घंटा हो गया, निकालने की कोशिश कर रहे, निकल ही नहीं रहा है। एम्स का रास्ता बहुत ही ख़राब है। रास्ते के जो गड्ढे हैं, अक्सर ऐसा होता है हम लोगों को इमरजेंसी केस के लिए रात में आना पड़ता है। अभी पिछले हफ्ते काफ़ी बारिश में रात में गाड़ी भी फंस गई पानी में, तो बाहर निकल के कुछ लोगों को बुला के पानी से गाड़ी निकलवानी पड़ी। अभी भी मैं आ रही थी तो एक गाड़ी पानी में फंसी हुई थी। और आइए अब देख लेते हैं चुनावी हलचल की 20 बड़ी खबरें।